अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम आखिर क्यों के साथ मैं हूँ फ़ातिमा अख्तर। वैसे तो हर सेक्टर इस मुल्क में मुतासर हो रहा है, मगर जो रील की हड्डी समझा जाने वाला इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, वो भी अब बुरी तरह से मुतासर हो रहा है। शरह सूद में इजाफ़ा हो या बिजली की कीमतों में इजाफ़ा, ये तमाम तर वजूहात हैं इस इंडस्ट्री को मुतासर करने के लिए। और अब ये देखा जा रहा है कि 2024 जो कि जून गुज़िश्ता महीने गुजरा है, और एक महीने के फ़र्क से तकरीबन 10.1% की कमी आई है बरामदात में टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। अब हुकूमत की पॉलिसीज़ क्या होगी, किस तरह से ये सनत जो कि एक अहम सनत है इसको बचाया जाएगा। साथ ही साथ IPPs पर हमने पिछला प्रोग्राम किया कि IPPs की वजह से इंडस्ट्री को जो बिजली मिल रही है वो कितनी ज़्यादा महंगी मिल रही है, और जो ऑल्टरनेट गैस ऑप्शन है वो भी बहुत महंगी है। साथ ही साथ आज हम अपने प्रोग्राम में सवाल करेंगे कि अगर इस तरह से हुकूमत की संजीदगी नज़र नहीं आई कि वो इंडस्ट्रीज़ मुख्तलिफ़ सनतों के लिए अपना किरदार अदा ना करें, अपनी पॉलिसीज़ मज़ीद अच्छी ना करें, तो क्या होने जा रहा है, कितनी अलार्मिंग सिचुएशन है, और क्या इंडस्ट्रियलिस्ट सर्वाइव कर पाएंगे इस बढ़ती हुई बिजली की कीमतों में इजाफा और बुलंद शरह सूद से। तो आज अपने प्रोग्राम में सवाल करेंगे, तो मेरे साथ चलिए। महंगी तरीन बिजली और बुलंद शरह सूद, टेक्सटाइल इंडस्ट्री बुरी तरह मुतासर हो रही है। 10.1% बरामदात में कमी आई है। अब इस तमाम तर सूरत हाल पर हुकूमत की पॉलिसीज़ अब कहीं नज़र नहीं आ रही, संजीदगी नज़र नहीं आ रही। हुकूमत क्या अब करने जा रही है और इस सनत का क्या होगा, इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है बाबर खान साहब। बाबर साहब, आपके वक्त का फिर से शुक्रिया। हमने पिछला प्रोग्राम आपके साथ किया कि IPPs और जो बिजली की कीमतों में इजाफ़ा है उससे हुकूमत अब आप लोगों के लिए, सनत के लिए क्या कर रही है। मगर अब जिस तरह से दायरा-ए-शुमारियात के मुताबिक जो रिपोर्ट पेश की गई है उसमें कहा गया है कि रवा माली साल में तकरीबन 10.1% बरामदात में कमी आई है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में स्पेशली। तो इस हवाले से कितनी अलार्मिंग सिचुएशन नज़र आ रही है? सिचुएशन तो बहुत अलार्मिंग है। आप लोग रोज़ न्यूज़ सुन रहे होंगे, फैसलाबाद में 100 फैक्ट्रियाँ बंद हो गई, छोटी मोटी, ख़ासतौर पे जो जिनका सिर्फ इनपुट बिजली है वो फैक्ट्रियाँ कॉस्ट इफेक्टिव ना होने से बंद हो रही हैं। एक्सपोर्ट की जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स हैं, ख़ासतौर पे जो फैब्रिक एक्सपोर्ट करते हैं, अब उनकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस हाई हो गई है। बिल्कुल। अच्छा, इसी तरह से वैल्यूएडेड गारमेंट जो है उसमें भी प्रॉब्लम है, क्योंकि असल चीज़ तो ये है कि आपको कम्पीट करना पड़ता है, आपको दुनिया से कम्पीट करना है। आपकी कॉस्ट, आपका प्रॉफिट मार्जिन हो या ना हो, आपको एक्चुअली आपको तो बायर्स की प्राइस पे सेल करना होता है। जो बायर आपसे प्राइस मांग रहा होता है, अगर आप कम्पीट नहीं करेंगे अपने कंपेटिटिव कंट्रीज से तो आप बिज़नेस एक्वायर नहीं कर सकते। तो जो आपकी बिजली कॉस्ट, गैस की कॉस्ट, लेबर कॉस्ट सब एक्सपेंसिव हो जाए तो फिर आप कम्पीट करना बंद कर देते हैं। कुछ इम्पैक्ट इसका डायरेक्ट आता है, यानी कुछ इम्पैक्ट उसका फैक्ट्रीज पे डायरेक्ट आता है जी। कुछ फैक्ट्रीज डायरेक्ट बंद हो जाती हैं, कुछ आहिस्ता आहिस्ता डाई आउट होती हैं। मिसाल के तौर पे एक फैक्ट्री है जो जिसका बड़ा बिजनेस है, अब वो बिज़नेस एकदम बंद तो नहीं कर सकती। बिल्कुल। तो वो आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि जब वो कॉम्पिटिटिव नहीं रहती जी। तो फिर जो ना ज़ाहिर ऑर्डर लूज़ करना शुरू करती है। जब ऑर्डर लूज़ करना शुरू करती है तो अल्टीमेटली क्या होता है, एक वक्त आता है कि उसके ओवर इतने हाई हो चुके होते हैं कि उनको यूनिट बंद करना पड़ जाता है। ये इम्पैक्ट आपको साल, 1.5 साल, 2 साल में नज़र आता है। और एक जो डायरेक्ट इम्पैक्ट आपको अभी नज़र आ रहा है जी। वो उन फैक्ट्रीज़ का है जिनका इनपुट ही, मेजर इनपुट जो है कोई ना कोई यूटिलिटी है, गैस या बिजली जी। तो वो फ़ौरन बंद होना शुरू हो गई हैं, क्योंकि इसकी कॉस्ट कंपेटिटिव नहीं है वर्ल्ड वाइड जी। बाबर साहब, इतनी ज़्यादा तादाद में हम देख रहे हैं, चाहे वो फैसलाबाद हो, लाहौर हो, कराची हो, इंडस्ट्रीज़ बंद हो रही हैं, तो क्या हुकूमत अब इस पर इतनी संजीदगी अपनी जाहिर क्यों नहीं कर रही है, कोई फ़ैसले क्यों नहीं ले रही है IPPs के हवाले से, या आप लोगों को सब्सिडी या रिलीफ देने के हवाले से? क्योंकि बिजली महंगी, ज़ाहिर सी बात है, यूटिलिटी बहुत महंगी पड़ रही है, चाहे वो गैस है, ऑल्टरनेट अगर गैस की बात करें तो वो भी बहुत महंगी पड़ रही है। तो कहाँ आप समझ रहे हैं कि लैक ऑफ बहुत सारी चीज़ों में दूर बैठी है हुकूमत, आप लोगों के साथ नहीं है? क्योंकि गुज़िश्ता दिनों आप लोग ने एक मीटिंग भी की IPPs के हवाले से, बिजली की कीमतों में कम के हवाले से। जी, असल बात यह है कि हुकूमत जो है ना खुद अपने ही गलत फैसलों की फंसी हुई है, जो पिछले दहाइयों में उन्होंने किए हैं। IPPs महंगी बिजली प्रोड्यूस करना, ठीक है, सस्ती बिजली प्रोड्यूस करने के ज़राए
ना इस्तेमाल करना, बहुत सारे जो गलत फैसले करना, उसमें बहुत सारे आंसर लोग कहते हैं करप्शन के भी हैं, गलत फैसले किए गए, गलत लोगों को नवाजा गया। IPPs आप देख रहे हैं, IPP बगैर काम किए, बगैर बिजली बनाए भी लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, अरबों रुपये कमा रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें थी जो जिसका इम्पैक्ट आवाम पे भी आ रहा है, हुकूमत पे भी आ रहा है और एक्सपोर्ट पे भी आ रहा है। ये हुकूमत को सोचना चाहिए। तो इस वक्त तो एक अपॉर्चुनिटी है बांग्लादेश में, पॉलिटिकल अनरेस्ट की वजह से बाहर कंफ्यूज हैं कि बांग्लादेश में ऑर्डर प्लेस करें ना करें, उसका बेनिफिट पाकिस्तान को मिल सकता है। बिल्कुल, मैं उसी सवाल पर आ रही थी कि क्योंकि कहा जा रहा था कि अगर बांग्लादेश की सूरत हाल अभी सही नज़र नहीं आ रही तो बायर जो है वो पाकिस्तान की तरफ देखेगा। तो क्या पाकिस्तान को इस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहिए, गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए? देखिए, फ़ायदा उठाने से मतलब ये नहीं है कि हमें कोई बांग्लादेश की ख़राब सूरत हाल से खुशी हो रही है। ज़ाहिर है वो हमारे भाई हैं, हमारा पड़ोसी मुल्क है, अल्लाह उनके हालात ठीक करे। मगर एक अपॉर्चुनिटी आती है किसी एक की अगर दुकान मुल्क की हालात की वजह से, बिल्कुल ऐसा ही है, तो वो एक अपॉर्चुनिटी है कि आप बिजनेस यहाँ डाइवर्ट हो सकता है, टेम्प्रेरी भी और परमानेंट भी जी। मगर सिर्फ उस वक्त होगा जब आप कॉम्पिटिटिव होंगे, जब आपकी प्राइस बाई की प्राइस से मीट कर जाएंगे, जो बांग्लादेश प्राइस देता था, वरना ये बिज़नेस किसी और कंट्री में चला जाएगा, पाकिस्तान में नहीं आएगा। मगर ये अपॉर्चुनिटी है, $5-6 बिलियन का बिजनेस इमीडिएट एक्वायर कर सकते हैं। जो अभी डाउनफॉल हुआ है एक्सपोर्ट में, उसको कवर किया जा सकता है अगर गवर्नमेंट बिजली की प्राइस कम करे, गैस की प्राइस को नॉर्मल लेकर आए, प्लस जो टैक्सेशन का जो निज़ाम अभी वो मुतारिफ किया है कि टैक्स को डबल कर दिया उन्होंने, और जो कहते हैं फिर वो FTR से NTR में कर दिया। अगर उसको वापस FTR में लाए तो लोगों को आसानी होगी, लोग कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे, और इससे बांग्लादेश का बिजनेस जो एक्स्ट्रा बिजनेस है उनका, या जो उस वक्त वो एक्वायर नहीं कर पा रहे उसको मिलने का चांस है, और पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट डाउनफॉल की तरफ जा रही है वो इमीडिएटली इम्प्रूव हो सकती है। ठीक है बाबर साहब, आपने कहा कि एक तो बिजली की कीमतें, फिर गैस की कीमतें, फिर टैक्स का जो निज़ाम है, तो आप क्या रेकमेंड करेंगे गवर्नमेंट को कि कितनी बिजली आप लोगों के लिए की कीमत होनी चाहिए जिस पे इंडस्ट्री जो है ग्रूम करे, बढ़े आगे, ना कि जो डाउनफॉल हो रहा है उस तरफ बढ़े? में देखिए, बिजली की कीमत तो नेचुरल वो होनी चाहिए जो उसकी कॉस्ट आती है जी, मगर क्योंकि आपने गलत माहिदी की है, ठीक है, महंगी बिजली प्रोड्यूस की जानबूझकर, ठीक है, तो बिजली कॉस्ट बढ़ गई, वरना हाइडल पावर की बिजली सब्सिडी नहीं दी गई। सब्सिडी हमें नहीं चाहिए अब। अच्छा, पहले भी आपने कहा कि आपको इंडस्ट्री को सब्सिडी नहीं चाहिए। सब्सिडी नहीं चाहती, हम कहते हैं जो राइट प्राइस है जिस पे बिजली को प्रोड्यूस होनी चाहिए पाकिस्तान में जी, उस पर कहते हैं बिजली प्रोड्यूस की जाए और वही बिजली आगे सेल की जाए, और वो प्राइस, यानी इसका मतलब ये है कि आप अपने रीजन में कॉम्पिटिटिव हो। जैसे 7 सेंट की प्राइस अगर इंडिया या बांग्लादेश में है, या 9 सेंट की प्राइस है, तो हम भी 9 सेंट की बिजली हमें अगर मिलेगी तो इसका मतलब है कि हम लेवल प्लेइंग फील्ड पे होंगे। तो हमारा तो मुतालबा ये कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। हम कोई सब्सिडी, कोई रिलीफ नहीं चाहते किसी गवर्नमेंट से, ठीक है। ये गलत जो कहते हैं कॉन्सेप्ट है कि कोई इंडस्ट्री सब्सिडी मांग रही है। सब्सिडी नहीं मांगते हम, तो कहते हैं आपके गलत फैसले की वजह से आवाम को, इंडस्ट्री को, मुल्क को नुकसान हो रहा है, उनको दुरुस्त करें जी। अच्छा बाबर साहब, ये जब बजट आया तो जब अनाउंस हुआ कि हर शख्स सैलरी की मद में भी टैक्स देगा, तो ये कहा गया कि बड़ी मछलियों को, जो कि इंडस्ट्रीज़ हैं, जो बड़े बड़े कारोबार करते हैं, वो टैक्स नहीं देते। मगर आप कह रहे हैं कि टैक्स के निज़ाम को भी चेंज कर दिया और अब टैक्स भी बढ़ा दिया गया। तो ये जो इंडस्ट्री का टैक्स और एक आम आदमी का जो टैक्स है, इसमें कंपैरिजन है, समझ रहे हैं, या आप लोग भी उतना ही टैक्स दे रहे हैं जितना आम आदमी दे रहा है? अब देखिए मकसद, ये तो बात अजीब सी बात है कि इंडस्ट्री टैक्स नहीं देती, तो गवर्नमेंट चल किस पर रही है? गवर्नमेंट चल किस चीज़ पर रही है? अगर हम लोग टैक्स रिलीफ दिया जा रहा है आप लोगों को, क्या अगर हम टैक्स नहीं दे रहे तो गवर्नमेंट किस पे चल रही है? इंडस्ट्री बहुत हैवी टैक्स देती है और कई तरह के टैक्स देती है, 16-17 तरह के टैक्स गवर्नमेंट को दे रही होती है। ये सब गलत कॉन्सेप्ट है। एक बात ये हो रही है कि वो लोग जो बड़े बड़े ट्रेडिंग करते हैं, बड़े बड़े काम करते हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, ब्लैक पैसे को घुमाते हैं, वो लोग टैक्स नहीं देते। इंडस्ट्री तो कोई भी ऐसी नहीं है जो इनकम टैक्स में रजिस्टर ना हो, जिसका बैंक अकाउंट ना हो, जिसके ट्रांजेक्शन जो कहते हैं यानी कि जो हर साल अपने ऑडिटेड अकाउंट FBI में ना जमा कराती हो, ठीक है, कोई इंडस्ट्री ऐसी नहीं है, छोटी या बड़ी, ठीक है। तो ये तो कहना ही बिल्कुल गलत बात है कि इंडस्ट्री टैक्स नहीं देती। और हमारी आप ये जो कहते हैं कि एम्प्लॉई टैक्स दे रहे हैं, एम्प्लॉई जो टैक्स देते हैं, वो एम्प्लॉय यानी कि जो सैलरी क्लास की जो टैक्स है वो कहाँ से जाता है? प्राइवेट सेक्टर के बिजनेस एंटरप्रेन्योर दे रहे हैं ना वो टैक्स एक्चुअली। तो अगर हम किसी को हायर करते हैं
उसको एक सैलरी देते हैं, उस पर जो टैक्स लगता है वो उस सैलरी में से डिडक्ट किया जाता है जो इंडस्ट्री दे रही है। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स इंडस्ट्री बेतहाशा दे रही है, मुल्क उसी पे चल रहा है। ये सब झूठी बात है कि टैक्स नहीं देते। अब ये उस टैक्स को डबल भी कर रहे हैं, और कुछ टैक्स ऐसे थे जो फाइनल टैक्स रिजीम में थे, जैसे एक्सपोर्ट है। अच्छा, एक्सपोर्ट जो सेक्टर होता है, ये इम्पोर्ट सेक्टर होता है, ये मोस्ट डॉक्यूमेंटेड सेक्टर होता है, क्योंकि आपको कस्टम से, बैंक से, हर ये सब सारी पेमेंट उसके थ्रू आती हैं जी। ये कोई हुंडी का कारोबार नहीं है, ठीक है। ये तो सारी डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है, ठीक है। तो आप इसमें टैक्स छुपा ही नहीं सकते, बाय लीगल ट्रांजैक्शन, ऑल लीगल ट्रांजैक्शन। और ये बिजनेस जो है एक्सपोर्ट का सिर्फ वाइट मनी जनरेट करता है, इसमें ब्लैक मनी जनरेट ही नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि आपका सारा डॉक्यूमेंटेड बिजनेस है। तो ये सब बातें जो है ना गलत हैं, यानी कि इस तरह से फैलाई गई हैं कि इंडस्ट्रीज टैक्स नहीं देते, फलाना लोग टैक्स नहीं देते, या इंडस्ट्रीज तो सबसे ज़्यादा टैक्स देते हैं, जब भी तो ये मुल्क चल रहा है जी। और जहाँ पर टैक्स नहीं दिया जा रहा सपोज जी, तो ये तो FBI का काम है कि उन लोगों को अलग करे जो टैक्स नहीं देते उन लोगों से जो टैक्स दे रहे हैं, ताकि उन पे जुर्माने भी लगाए, उन पे जो कहते हैं जो भी लीगल उनका यानी कि उनको लीगली जो भी आप कर सकते हैं उनके साथ कीजिए। मगर ये तो नहीं हो सकता कि आप हर एक को कहते हैं कि टैक्स नहीं दे रहे, और जो लोग बिजनेस में टैक्स नहीं दे रहे वो सिर्फ वही लोग हैं जो अनडॉक्यूमेंटेड हैं। डॉक्यूमेंटेड लोग सिर्फ टैक्स देते हैं, ठीक है। अच्छा, तो जिस तरह से आप सुन रहे हैं कि ये इंडस्ट्री जो कि एक अहम इंडस्ट्री है और लीगल सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं बाय बैंक एंड अदर कंपनीज़ के थ्रू, जो ट्रांजैक्शन इस मुल्क से दूसरे मुल्क हो रही होती है, उधर से इधर आ रहे होते हैं पैसे, तो अभी इसका टैक्स के साथ साथ शरह सूद, फिर साथ ही साथ जो बिजली की कीमतों में इजाफा है उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है, और कितने फ़ीसद पड़ रहा है वो भी आपको बता रहे हैं। मज़ीद भी बात करेंगे कि हुकूमत को अब क्या करना चाहिए, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। बात हो रही है जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बरामदात में 10.1% कमी आई है, और इसका असर क्या हुकूमत पर पड़ेगा, क्या हुकूमत को इक़दाम करेगी, वो सवाल करते हैं। बाबर साहब, बिजली की कीमतों में इजाफा, शरह सूद और टैक्स का तो निज़ाम एक तरफ, मगर क्या आप हुकूमत को संजीदगी से, जो हम देख नहीं रहे हैं क्योंकि आप लोग मीटिंग भी कर रहे हैं, मुसलसल कह रहे हैं कि IPPs के हवाले से और बिजली की कीमतों में कमी की जाए, फिर दीगर टैक्सेस का जो निज़ाम है उसको भी सही तरीके से किया जाए, क्योंकि टैक्स तो दे रही है, जिस तरह से आपने वाजे भी कर दिया कि जिनको कन्फ्यूजन थी कि इंडस्ट्री टैक्स नहीं देती है। अब हुकूमत की संजीदगी इस इंडस्ट्री को बचाने के लिए कितनी नज़र आ रही है? हुकूमत तो देखिए, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लीडर, एक्सपोर्ट जो एसोसिएशन के लीडर हैं, उससे कोई संजीदा बात नहीं कर रही है। उसको चाहिए कि बैठे, हमारे मसाइल सुने, अपने मसाइल बताए, उसके बीच में उसको रास्ता निकालें। ऐसा नहीं होता कि आप डिस्कशन नहीं करेंगे तो आपको रास्ता कैसे निकलेगा। हम उनको बताएंगे कैसे रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। हम बिजनेसमैन हैं, हम इंडस्ट्रीज से, हम उनको बताएंगे कैसे रेवेन्यू जनरेट हो सकता है बगैर लोगों के ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स लगाए। आपने कुछ तबकात पर टैक्स लगा दिया है, आपने जागीरदारों पर टैक्स नहीं लगाया। अभी तो एक शायद बात कर रहे हैं, मगर अभी तो टैक्स नहीं लगा, ठीक है। 1 लाख सैलरी कमाने वाले पर टैक्स लगा दिया, जो करोड़ों रुपए साल में कमाता है उस पर टैक्स नहीं लगाया, ठीक है। तो इस तरह बहुत सारे सेक्टर हैं जहाँ पर टैक्स जो कहते हैं जनरेट किया जा सकता है जायज़ तरीके से, बजाय इसके कि आप उन्हीं लोगों को ओवर बर्डन करें जो पहले से टैक्स दे रहे हैं, तो टैक्स नेट में है। तो ये जो कहते हैं गवर्नमेंट को चाहिए कि संजीदगी से तमाम एसोसिएशंस को, एक्सपोर्ट एसोसिएशन से बात करें, उनके लीडरान से बात करें, ताकि एक रास्ता निकले मुल्क के लिए। हम नहीं चाहते कि मुल्क में मतलब कोई ये नहीं चाहता कि टैक्स न दें और बस हमारा टैक्स ख़त्म कर दो, टैक्स मत दो, टैक्स मत लो, बस जब भी टैक्स लगेगा एहतियाज करेंगे। ये कोई नहीं चाहता। चाहते हैं कि आप रैशनल तरीके से टैक्स लगाएं। अगर वो टैक्स इंक्रीज़ करना है तो रैशनल तरीके से इंक्रीज़ करें। उन लोगों को जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको आप जो कहते हैं अपने प्लेटफॉर्म पर लें, उनसे बात करें, उनसे नेगोशिएशन करें और समझें, इंडस्ट्री के मसाइल भी समझें, एक्सपोर्ट के मसाइल भी समझें, और उसके बाद जो है डिसाइड करें। दूसरी बात देखिए, गवर्नमेंट जो है कोई समझना चाहिए कि वो हमेशा IMF के पास क्यों जाती है। उसको डॉलर चाहिए होते हैं, उसको डॉलर चाहिए होते हैं, तो IMF के पास जाती है। अब अगर 10% एक्सपोर्ट कम हो जाए साल में तो $3.5 बिलियन का नुकसान हो जाएगा, $4 बिलियन का नुकसान हो जाएगा। अगर 4 बिलियन आप एक्सपोर्ट 10% बढ़ा लें तो $4 बिलियन आपका एक्स्ट्रा आने लगेंगे। आप 20% एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे तो आपके पास $9 बिलियन $10 बिलियन, तो आपको IMF के पास नहीं जाना पड़ेगा या कम जाना पड़ेगा। तो आपको तो चाहिए कि एक्सपोर्ट पर तवज्जो दें, एक्सपोर्ट के साथ बैठें कि कैसे एक्सपोर्ट्स को
बढ़ाई जा सकती है। जो एक्सपोर्ट आप हासिल नहीं कर पा रहे हैं, जो ऑर्डर्स आप हासिल नहीं कर पा रहे हैं कॉस्ट की वजह से या किसी और रीज़न की वजह से, वो कैसे आप एक्वायर कर सकते हैं, किस तरह से एक्वायर कर सकते हैं पाकिस्तान में, उसकी पॉलिसी बनानी चाहिए ताकि आप अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाएं। जब आप एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे तो आपका जो है ट्रेड डेफिसिट कम होगा, आपके पास डॉलर आएंगे। तो बजाय इसके कि आप टैक्स लगा के इंडस्ट्री को बंद कर दें, इंडस्ट्री को ख़त्म कर दें, तो और देखें आप उसका इम्पैक्ट क्या हुआ कि आपके सामने 10% एक्सपोर्ट गिर गई जी। तो अभी फ़ौरन, और लॉन्ग टर्म में क्या होगा, लॉन्ग टर्म में तो जो अभी तो जो लोग सस्टेन कर सकते हैं, हाँ। देखिए यहाँ तो ऑर्डर्स होते हैं लोगों के 6-6 महीने के, 4-4 महीने के ऑर्डर्स होते हैं, ठीक है, तो वो चल रहे हैं। जब अब अगले सीजन के लिए ऑर्डर लेने जाएंगे और आपकी प्राइस जब बढ़ जाएगी और बाहर आपको हाई प्राइस नहीं देगा, ठीक है, तो फिर आपका इसका मतलब बिजनेस कम हो जाएगा मजीद, और ये कम हो रहा है जी। तो ये नज़र आ रहा है। तो इसके लिए चाहिए बैठे हमारे साथ, एसोसिएशन के साथ बैठें, डिस्कस करें क्या प्रॉब्लम है, कैसे पाकिस्तान को कैसे एक्सपोर्ट मार्केट में कॉम्पिटिटिव बनाया जा सकता है। बहुत सारे डिसीजन लिए जा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें की जा सकती हैं, और उससे रेवेन्यू बढ़ेगा, उससे डॉलर इनकम भी बढ़ेगी, उससे ट्रेड डेफिसिट भी कम होगा, और आपकी जो डिपेंडेंस IMF पे वो भी कम होगी। ठीक है। अच्छा बाबर साहब, ये तो कह दिया जाता है कि बस लाहौर में या फैसलाबाद में, कराची में इंडस्ट्री बंद हो रही है, मगर उसका इम्पैक्ट बहुत बुरी तरह से, जिस तरह से 10% में कमी हुई है बरामदात में, एक्सपोर्ट में, मगर आम आदमी पर, जो कि जाहिर सी बात है एक इंडस्ट्री में तकरीबन 3000, 2000, कमोवेश 1500 इतने लोग अफराद जॉब कर रहे होते हैं, तो इससे सिर्फ आप समझते हैं कि सिर्फ वो बेरोज़गार होंगे, या इस पर माहौल पर जो कि क्राइम की शरह में उसमें भी इजाफा होगा? तो ऑल ओवर सिचुएशन पे क्या, कितनी अलार्मिंग सिचुएशन और किस नहज पर ये इंडस्ट्री पहुंच चुकी है? देखें, खाली पेट जो है लोगों को क्राइम की तरफ लेके जाता है। अगर आप ऐसा माहौल पैदा कर देंगे कि लोग बेचारे मजबूर हो जाएं क्राइम के ऊपर, अब किसी को रोटी नहीं मिलेगी। आप देखें, अभी आपने देखा होगा कि एक आदमी ने बिजली के बिल की खुदकुशी कर ली, एक बूढ़ी औरत ने, उसके इलाज के पैसे थे, वो इतना बिल आ गया कि उसने खुदकुशी कर ली। ठीक है, तो ये क्या सूरत है, मायूसी की सूरत है ना। तो आप जब लोगों को मायूस कर देंगे, लोग मायूस होना शुरू हो जाएंगे अपने। अभी भी मायूसी आप देखें नौजवानों में, लोगों में, हर एक में मुल्क से मायूसी है। तो ऐसी सिचुएशन उम्मीद ख़त्म कर देंगे लोगों की, और फिर उससे नौकरियाँ भी ख़त्म हो जाएँ, इंडस्ट्री बंद हो जाए, तो उसका नतीजा क्या निकलेगा? नतीजा यही निकलेगा, क्राइम भी बढ़ेंगे, लोग मतलब खुदकुशियाँ भी करेंगे खुदा ना खास्ता, और लोग मायूस भी होंगे मुल्क से। और तो ये सब चीज़ें, इस सिचुएशन से गवर्नमेंट को चाहिए कि समझे कि एक चीज़ का इम्पैक्ट कितना बुरा हो सकता है। बिजली की कॉस्ट का इम्पैक्ट कितना बुरा सोसाइटी में हो रहा है। हाई बिजली कॉस्ट, जो IPPs को आप फ़ायदा पहुंचा रहे हैं गलत फैसले करके और गलत मुआहदे करके। कुछ लोगों ने, चंद 100 लोगों ने करप्शन की है, और 25-22 करोड़ आवाम जो है इसको भुगत रही है। तो ये बहुत जुल्म है मुल्क के ऊपर। गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि अब इससे बैक ऑफ करें, और जो कहते हैं लोगों को सही मायनों में, जो कहते हैं उनको सही कीमत पर बिजली दे, ताकि उनकी बेचारों की जो ज़िंदगी आसान हो, इंडस्ट्री चले, लोगों को रोज़गार मिले, और जो कहते हैं लोग खुशहाल हों बजाय इसके। और फिर एक्सपोर्ट बढ़ेगी तो डॉलर आएंगे, ज़्यादा डॉलर आएंगे तो मुल्क चलेगा। तो फिर ये एक्सपोर्ट एसोसिएशन जितने भी बने हुए आप लोग, तो अब आप लोगों का क्या फैसला, और आप लोग क्या फैसले करने जा रहे हैं कुछ, या वही शटडाउन की तरफ? देखिए, शटडाउन तो देखिए ऑटोमेटिक हो रहा है जी, ठीक है। लोग हड़ताल भी कर सकते हैं, हड़ताल भी करते हैं लोग, जो कहते हैं मायूस होकर ये बिज़नेस को साइड बिजनेस कर देते हैं, फिर दूसरे बिजनेस शुरू कर देते हैं। फिर जहाँ पर अब इस वक्त तो आप ये देखें कि लोग इस वक्त जो शराय सूद मिल रही है, अगर लोग अपने पैसे बैंकों में रख लें तो उतना ज़्यादा प्रॉफिट है जितना कहते हैं आपको किसी बिजनेस में नहीं मिल रहा जी। ठीक है, और लोग ये कर भी रहे हैं। तो इससे क्या होगा, बिजनेस श्रिंक करेंगे जी, और पैसे बैंकों में रखेंगे जी। तो उससे क्या होगा कि लोग बगैर काम के पैसे रखेंगे, और फिर इससे बेरोजगारी बढ़ेगी जी। तो ये हुकूमत को सिर्फ मईशत चलाने के लिए ये नहीं होता कि पैसे आ रहे हों, लोगों को रोज़गार देना, ठीक है, और लोगों को जो कहते हैं मसरूफ़ रखना, ये भी बहुत बड़ा काम है। ठीक है, तो जिस तरह से आपने बाबर साहब की गुफ्तगू सुनी कि हुकूमत को अब चाहिए कि संजीदगी से इस मामले को देखें, क्योंकि जिस तरह से बरामदात में कमी हुई है और ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। सारी सनतों के साथ टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी इस दहाने में पहुँच गई है कि शटडाउन्स हो रहे हैं, और हम सुन रहे हैं कि चाहे वो फैसलाबाद हो, लाहौर हो, ये बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी भी इससे बढ़ेगी। क्या हुकूमत इस पर एक्शन लेगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मज़ीद भी बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ। महंगी बिजली और शरह सूद में जो इजाफा है, उसने टेक्सटाइल इंडस्ट्री को
उस नहज पर खड़ा कर दिया है जहाँ पर टेक्सटाइल बंद हो रही है और यहाँ से जो एसेट्स हैं, जो असासे हैं, वो दूसरे ममालिक में शिफ्ट करने की बात भी हो रही है और किया भी जा रहा है। ब्रेक से पहले आपने तमाम तर हालात देखे कि क्या हो रहा है इस वक्त। बिजली की बढ़ती कीमत और शरह सूद में इजाफे के साथ साथ क्या मुश्किलात दरपेश आ रही हैं, इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं आसिफ इनाम साहब। उनसे बात करते हैं। आसिफ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त। एक बार फिर हम बात करें महंगी बिजली, IPPs के अलावा कंपनीज़ की जो बिजलियाँ हैं, जो कि स्पेशली कराची में बहुत ज़्यादा कीमत है उसकी, जिससे आम आवाम तो मुतासर हो रहा है, मगर टेक्सटाइल इंडस्ट्री किस हद तक मुतासर हो रही है? अब काबिल बर्दाश्त है ये प्राइस या नहीं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहले तो बिजली की कीमत इफ़ेक्ट करती थी सिर्फ इंडस्ट्री को, एक्सपोर्ट्स को। अब इसमें एक नया फिनोमेना आ गया, इतनी ज़्यादा हो गई है कि एक्सपोर्ट तो छोड़ें, लोकल इंडस्ट्री के लिए भी चलना मुश्किल है। जो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन होती थी, जिनको प्रोटेक्शन है, वो भी नहीं चल सकती। प्लस उसके बाद जो है वो ये कि कंज्यूमर का जब इतना बड़ा बिल आया है तो उसकी बाइंग पावर ही ख़त्म हो गई। आप देखें कि दुकानें वीरान हो गई हैं, मुल्क मतलब जो कंज्यूमर है उसके पास कोई पैसे ही नहीं बचते बिजली, गैस और इन सब के बिल के बाद। तो वो क्या खर्च करेगा, क्या पढ़ाएगा बच्चों को, क्या करेगा? तो ये बहुत बड़ा एक फैक्टर आ गया है जिससे कंज्यूमर स्पेंडिंग पे भी बहुत बड़ा डेंट लगा है। अच्छा आसिफ साहब, ये जो हम जुलाई की अगर हम बात करें टेक्सटाइल सेक्टर की बरामदात में 10.1% की कमी आई है, तो ये कमी बिजली की कीमतों में इजाफा, शरह सूद में जो इजाफा है, ये इस वजह से आई है, या आप समझते हैं कि हुकूमत की पॉलिसीज़ भी अब वाज़ेह नज़र नहीं आ रही कि काम किया जाए, किस तरह से बरामदात किया जाए? देखिए, ये शरह सूद भी हुकूमत की पॉलिसी ही है, मतलब हुकूमती स्टेट बैंक उसी का हिस्सा है। इसी तरीके से बिजली भी हुकूमत का ही, ज़ाहिर बात है, उसमें आएगा डोमेन में। तीसरी बात जो एक और है वो ये कि इंटरनेशनल मार्केट इतनी ख़राब नहीं है, वो स्पेशली चाइना और तमाम के रिफ्ट में, और ख़ास तौर पे जो अब बांग्लादेश में हुआ है उसके बाद हमारे पास ऑर्डर्स आ सकते हैं। तीसरा एक बहुत बड़ा है कि आपकी पाकिस्तान की तारीख में एक आइटम होता था कॉटन यार्न और फैब्रिक, उसकी इंपोर्ट तकरीबन जो है वो तारीख की इंपोर्ट हुई है। तो वो नेट एक्सपोर्ट अगर आप गिनेंगी कि कितना धागा कपड़ा आया और कॉटन कम हो गई, तो उसका डिफरेंस देखेंगी तो ये 10 से ज़्यादा, ये को 15-20 के करीब कम हुई है। अच्छा, यानी इसमें बढ़ोतरी जो है, ये गिरावट जो है वो बढ़ जाएगी। तो आप खुद फरमा रहे हैं और हमने देखा कि बांग्लादेश के हालात इस कदर ख़राब हो गए कि हुकूमत चेंज हो गई और जो मामला चल रहे हैं, तो इससे पाकिस्तान क्या फ़ायदा नहीं उठा सकता था? नहीं, पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? 16-17 सेंट, 14-16-17 सेंट की बिजली पे कुछ भी नहीं हो सकता। दूसरे ये है कि अभी भी आप देखें कि जो क्रॉस सब्सिडी ख़त्म की है वो साल के लिए की है। अगले साल का हमें पता नहीं है कि 42 टैरिफ होगा या 47-57 होगा। अब तो जब तक जड़ से ठीक नहीं किया जाएगा, जब तक कुछ नहीं होगा। अब प्रॉब्लम ये है कि आपका 22,000 का सिस्टम है, आपके 43,000 लगे हुए। अब उसमें हम बहस करते रहे 43 में, ठीक है, हाइड्रो तरबेला मंगला का टेक और पे नहीं है, मगर क्या हम मुफ्त का मंगला बंद करेंगे, मुफ्त का तरबेला बंद करेंगे? ये तो अजीब किस्म की हुज्जतों में हम पड़ गए हैं कि जी इतना नहीं है, इतना है। अगर हमारी 60,000 डिमांड है और हमारा सिस्टम भी 22,000 है, तो हमने 60,000 लगाएं या 40,000 लगाएं या 30,000 लगाएं, बिजली तो 22,000 ही डिस्ट्रीब्यूट होगी ना। तो ये इस किस्म की हम बहसों में पड़ के उलझा के मेन फोकस ही ख़त्म कर रहे हैं। एंड दिस इज़ वेरी ग्रेव के जिससे नज़र आ रहा है कि ये सीरियसनेस जो है उस प्रॉब्लम को ख़त्म करने की नहीं है। ठीक है, तो आसिफ साहब, एक तो बिजली की बात हो रही है, फिर शरह सूद, फिर आप कह रहे हैं कि हुकूमत की पॉलिसी समझ नहीं आ रही है। तो इसके साथ साथ जो बरामदात, क्योंकि मईशत की रील की हड्डी समझा जाता है, अगर बरामदात नहीं होगा तो मुल्क की मईशत को किस तरह से सहारा मिलेगा? क्योंकि टैक्स की कलेक्शन है नहीं इस मुल्क में, करप्शन हो रही है, हुकूमत अपनी पॉलिसीज़ तो लेकर आ रही है मगर वो वाज़ेह पॉलिसी नहीं है कि किसी भी सेक्टर के लिए वो सूदमंद साबित हो। जी देखिए, इस तरीके से जैसे ख़ास तौर पे जो मिडिल क्लास या जो सैलरीड क्लास के ऊपर जो है जो टैक्स लगा है, उसके मैं आपको इम्प्लीकेशन बता दूं। तकरीबन मेजर जगह जहां अच्छे डॉक्टर्स हैं, जो हॉस्पिटल पे फुल चेक पे उनको पेमेंट मिलती है, वो मेजर पाकिस्तान छोड़ना चाहते हैं। वो कहते हैं कि जी अगर हमें इतना ही टैक्स देना है तो वो अगर वो नॉर्वे में जाके काम करेंगे तो उनका स्टैंडर्ड लाइफ क्या होगा और कितने पैसे मिलेंगे, कितने पैसे बचेंगे। अगर आज कोई 5-6 लाख का भी डॉक्टर है, उसको 2.5 लाख काट के दे देंगे या तो 2,20,000, और उसके बाद हर चीज़ उसने खुद ही करनी होगी उसमें से भी टैक्स देने के बाद। आई डोंट थिंक सो कि देयर विल बी अ मास माइग्रेशन
एंड यही प्रॉब्लम मुझे जो बताई, तो मैं फेडरेशन में भी हूँ, जी 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 तो हमारी जो सॉफ्टवेयर वालों से बात हुई, उनका कहना ये है कि सॉफ्टवेयर के जो इंजीनियर्स हैं वो भी बहुत बड़ी तादाद में क्विट कर जाएंगे। कंपनियों पे तो टैक्स नहीं है जी। या वो तो फैसिलिटेड हैं, मगर अब उनका जितना स्टाफ है, अगर वो 5 लाख दे रहा है और उसमें 2.5 लाख टैक्स कटेगा तो वो फ्रीलांसर बन जाएगा। फ्रीलांसर पे टैक्स कम है। फ्रीलांसर से मुल्क को ये नुकसान होगा कि अगर आप पर पर्सन जो है वो $5,000 का कंपनी रेवेन्यू कमाती है तो वो फ्रीलांसर पे 3.5, प्लस इतना ऑलरेडी फ्रीलांसर आपके पास है कि उसके बाद ज़रूरी नहीं है कि वो एक्सपेंड। अब आप आईटी का पोटेंशियल देख लें कि $40 बिलियन खाली फिलिपाइन की आईटी एक्सपोर्ट है। हम अभी 2 बिलियन पे ही हमने जो है वो और ऊपर से पता उसमें नहीं क्या क्या करना शुरू कर फायरवॉल दिया की वजह से मुश्किलात जो आ जी, रही वो हैं, मतलब वो अब इस अलग एक तरीके मसला से बन है चुका है। कि तो फिर क्या हुआ, फिर कुछ होगा क्या? बिजली सस्ती मिलेगी इंडस्ट्रीज़ को, ताकि इंडस्ट्रीज ज़ाहिर सी बात है बरामदात में जो कमी आई है, अब क्या नज़र आ रहा है, क्या समझ रहे हैं? देखिए अभी तक तो अनफॉर्चुनेटली हमें सीरियसनेस जो है वो इतनी नज़र नहीं आ रही। अभी तक आप उज़रे लंग जिसे कह लें कि एक ऐसे किस्म के उज़ुर के जो उज़ुर बराए उज़ुर हैं कि इस बहस में कि जी 43 है, 43 नहीं है, 29 है, 32 है। ये तो सबको पता है कि मंगला तरबेला जो है वो हमारे उसके ऊपर नहीं है कैपेसिटी पेमेंट पे, वो तो हमारे फ्री के मिल्क के प्रोजेक्ट लगे हुए हैं। खाली गाजी बरोता भी नहीं है, वो भी हमारे टैक्सों के पैसों का है, वो ख़त्म हो चुका है उसका रिफंड। तो अगर वो हटा दें तो वो 10,000 हटा लें तो इस बहस की ज़रूरत ही नहीं है। क्या मंगला और गाजी बरोता बंद करके क्या IPP चलाएँगे? तो अल्टीमेटली तो आपकी 13,000 मेगावाट तकरीबन जो आपके न्यूक्लियर और हाइडल हैं वो आज दे रहे हैं। उसके बाद आपका हार्डली 8-9 हज़ार IPP दे रहा है, जिसके सामने आपके पास 30,000 खड़ा हुआ है जी। तो जब 13,000 उधर से दोनों तरफ से माइनस कर लें तो 30,000 है जी। अब IPP की जो तकरीबन 60% मिल्कियत है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हुकूमत की है, जिसमें से हुकूमत के IPP भी हैं, हुकूमत पाकिस्तान के, और दूसरा बड़ा जो पाकिस्तान में IPP है हुकूमत पंजाब है जी। तो इनके पास मेरे ख्याल में 1200 के 2 प्लांट हैं, फिर कायद-ए-आज़म सोलर पार्क भी इनकी मिल्कियत है, फिर और में भी इनके जो JVs हैं। तो अल्टीमेटली तो इनको ये चाहिए बजाय ये छोटा मोटा करने के जी 14 रुपये 1 महीने 2 महीने, ये उसको उसका डेट अपने ज़िम्मे लें और उनको फ्री कर दें, ख़त्म तो कर कैपेसिटी पेमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ तवानाई ये क्यों नहीं सोच रही है? जब एक इंडस्ट्रियलिस्ट ये बात सोच रहा है और आम शख्स भी कैलकुलेशन कर रहा है, हर शख्स कैलकुलेट कर रहा है, हुकूमत में जो मिनिस्ट्री बैठी है उनको क्यों समझ नहीं आ रही है? मेरे ख्याल में वो इस चैलेंज से घबरा रहे हैं, क्योंकि चैलेंज तो बहुत बड़ा है, रिफॉर्म भी बहुत बड़ी है, तो वो इसको टेकअप नहीं करना चाहते, या वो समझते हैं कि जैसे आज तक चलता रहा है वो चलेगा, विदाउट रियलाइजिंग के कभी भी। देखिए हमारे यहाँ जो हाईएस्ट भी कॉस्ट गई है ना 11-12 गई है जी। और 12 सेंट पे ही हमारा मुल्क बैठने लगता है। अच्छा। ये आपको याद होगा तकरीबन कोई 13 से 18 के दरमियान हमारे यहाँ स्पेशली कराची में एनर्जी 13 सेंट तक गई थी जी। फिर उसमें 3 रुपये तकरीबन 3 सेंट की रिलीफ आई थी, तो 10-11 पे भी इंडस्ट्री बमुश्किल सांस लेती, जबकि यहाँ पे गैस की एडवांटेज थी लोगों को, वो कुछ को थी कुछ को नहीं थी। तो इस तरीके से मतलब अभी तक मेरे ख्याल में बहुत सारे लोग इस उसमें हैं कि आज तक चल रहा है तो अभी भी चलेगा, विदाउट रियलाइजिंग कि ये अब नहीं चल सकता। जो 18,000 मज़ीद आने वाले हैं, तो अगर आपके 22,000 के सिस्टम के ऊपर मज़ीद 18,000 और आ गए और वो सब बड़े मतलब ठीक ठाक किस्म के होंगे जिनमें कैपेसिटी पेमेंट बहुत ज़्यादा है जी। अच्छा जी, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में बरामदात में तकरीबन जुलाई में और जून की जो रिपोर्ट्स जारी की गई हैं उसमें 10% कमी आई है, और ये कितना नुकसानदेह साबित होगा मुल्क की मैशत के लिए, इस पर बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ। टेक्सटाइल की जो इंडस्ट्री है, ये सनत है, अब उस दहाने पर पहुंच चुकी है जहां पर इसको बंद करने की अब इंडस्ट्रियलिस्ट समझते हैं कि ज़रूरत पहुंच चुकी है, मगर इस मुल्क की जो हुकूमत की पॉलिसीज़ है वो समझ से बालातर नज़र आ रही है। सर, अब जो कि आप लोग बैठ भी गए, हुकूमत से बात भी कर ली, IPPs के हवाले से भी कह दिया, बिजली के हवाले से रिलीफ देने के लिए भी बात कर दी, अब कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या ये इंडस्ट्री भी तमाम इंडस्ट्री की तरह बंद हो जाएगी, जो इसमें हज़ारों की तादाद, लाखों की तादाद में वर्कर्स काम कर रहे हैं वो बेरोज़गार हो जाएंगे, और मुल्क में इसका कितना नुकसान पहुंचेगा?
देखिए, मुझे तो जो इस वक्त पोजीशन लग रही है वो खाली ये टेक्सटाइल नहीं बल्कि हर किस्म की इंडस्ट्री भी आप कह लें कि मैसिव डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। दूसरे जो सरिये से लेकर हर चीज़ बंद हो रही है वो मैसिव एनर्जी कंज्यूमर्स हैं। अब एक इंडस्ट्री बंद होती है, उसके 8-10 मेगावाट फारिग होता है, वो किसी और के ऊपर कैपेसिटी पेमेंट बन जाएगा। तो चंद दिनों बाद जो आपके जो 2-4 हज़ार मेगावाट इंडस्ट्री ले रहे हैं वो नहीं होगा, फिर आप किससे कैपेसिटी पेमेंट और बाकी जो रह जाएंगे उनसे लेंगे। तो ये तो विशियस साइकिल है, एक तरीके का डूम लूप है जिसमें फंस गए हैं। और देखिए, किसी भी प्रॉब्लम को हल करने के जो सबसे पहला पॉइंट होता है या जहाँ से आप शुरू होते हैं वो होता है आप पहले रियलाइज़ करें कि प्रॉब्लम है। अगर हम अभी तक ये कह रहे हैं कि नहीं मजबूरी है, हम इस कॉन्ट्रैक्ट को नहीं कर सकते, हम ये नहीं, तो अगर आप उस लाइन पे ही चल रहे हैं तो आप उसको रिजॉल्व ही नहीं करेंगे। जब आप बैठें कि नहीं हमारे मुल्क का सबसे बड़ा मसला इस वक्त ये है, इंटरेस्ट के बाद इंटरेस्ट ज़ाहिरी बात है इसके बाद आता है। वो फैक्ट्री चलेगी तो उसको इंटरेस्ट की फिक्र होगी ना, चलेगी नहीं तो उसको उस लेवल पे जो है ना वो इम्पोर्टेंस नहीं दी जाए। हम इस तरह समझ रहे हैं कि जी ठीक है ये हमारा निकल जाएगा, ये 16 सेंट। नॉन सीरियस एटीट्यूड किस वजह से हो सकता है हुकूमत का? नॉन सीरियस तो मैं नहीं, ज़ाहिर बात है हुकूमत अपनी सीरियस होगी, प्रायोरिटी में लो होगा, मतलब इसकी जितनी ग्रेविटी है वो सही समझ नहीं पा रहा है। और अल्टीमेटली जब ये रेवेन्यू में रिफ्लेक्ट होना शुरू होगा वो बहुत देर में होगा। अभी तो 4-6 महीने बाद पता चलेगा कि जी आधी टेक्सटाइल और मज़ीद जो रह गई है वो भी बंद हो गई, फिर उसको ज़िंदा करना बड़ा मुश्किल होगा। ठीक है, तो क्या फिर इस मुल्क से दीगर ममालिक की तरफ मूवमेंट होगी, तो फिर आपको क्या लगता है? इसमें सबसे आसान तो होता है जो वो है टैलेंट। जी, डॉक्टर है, उसकी मोबिलिटी बहुत आसान है, उसे यहाँ से नौकरी छोड़ी बाहर जाकर चला गया। ठीक है, सही है। इसी तरह इंजीनियर है, इसी तरह सॉफ्टवेयर की मोबिलिटी अंदाज़ा नहीं है आपको कितनी फास्ट है जी। तो सॉफ्टवेयर वाले तो बल्कि कराची में रह के अपने आप को दुबई बना देंगे जी। तो सॉफ्टवेयर की मोबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है। तो ये चीज़ें तो सबसे पहले निकलेंगी। फिर जो कैपिटल है वो ज़ाहिर बात है कि इतना आसान नहीं है निकालना। अब किसी ने फैक्ट्री लगाई हुई है, वो किस तरह फैक्ट्री बेचेगा, क्या करेगा। तो सर कितनी अलार्मिंग सिचुएशन नज़र आ रही है हुकूमत की नॉन सीरियस पॉलिसीज़ और उन पॉलिसीज़ पर अमल दरामद नहीं करना या बैठना नहीं, इंडस्ट्रियलिस्ट को लेकर नहीं बैठना, कोई एक हल नहीं का हल्ला नहीं। बैठने से भी हल नहीं है ना। देखिए ना, बहुत सारी चीज़ें जो हम एग्री कर रहे हैं नहीं हो पा रही। जैसे SRO 350 मनसूखी का ऐलान हुआ, फिर मतलब फिर नहीं हुआ। तो बहुत सारी चीज़ें कि एग्रीड बट नॉट इम्प्लीमेंटेड की कैटेगरी में अब आ जाएगी, तो वो भी एक बहुत बड़ा है। प्लस अब IMF की वजह से सब चीज़ स्टैंड स्टिल है। तो जो पॉलिसी कुछ एक आध चीज़ बजट में हुई है जो फ़ौरन रेक्टिफाई होनी है वो भी पेंडिंग है। अब मजबूरी है, ज़ाहिर बात है IMF को भी पूरा वैसे हम भी एक आध महीना तो निकाल सकते हैं मगर लंबा टाइम नहीं निकाल सकता इस अफेयर में। सर आपने IMF की बात की, बिल्कुल IMF के ही तमाम तर फैसलों पर इम्प्लीमेंट हो रहा है, तो क्या IMF IPPs को बंद करने के लिए रिकमेंडेशन दे सकता है आगे जाकर फ्यूचर? देखिए IMF कुछ भी नहीं कहता। तो ये बातें सिर्फ कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट नहीं, वो इस तरीके से होती है कि आप IMF के साथ बैठते हैं, आप कहते हैं हमने करना क्या है जी। वो कहते हैं आपका 100 रुपये रेवेन्यू है, 100 रुपये खर्चा है, अब आप इसको किस तरह मैच करें। ठीक है, तो बाकी प्रपोजल हम देते हैं कि जी हम इस तरह करेंगे, हम टैक्स बढ़ाएंगे, हम ये करेंगे, हम सैलरी को ये कर देंगे, हम फलां कर देंगे। मगर जो ये कहा जाता है कि IMF की शराइत ये जी वो इसलिए कि जब हम एक चीज़ एग्री कर लेते हैं तो वो शराइत बन जाती है। ठीक है, अगर हम एग्री नहीं करें, आज हम एग्री करें कि जी हम 30% ऑफ द गवर्नमेंट एम्प्लॉइज फारिग कर देंगे, तो अगली दफ़ा IMF पूछेगा आपने क्या किया। वो हम तो जो रिकमेंडेशन है आप कह रहे हैं कि हुकूमत देती है, फिर IMF ठीक है, ये हमारे ब्यूरोक्रेट्स या हमारी सरकार वर्सेस IMF जो चीज़ तय हो जाती है वो चूँकि सबसे कन्वीनियंट ऐसा होता है जिसकी आवाज़ नहीं होती वहाँ पे, जो कि पब्लिक है, तो उसी के अगेंस्ट नॉर्मली जाता है। तो फिर मुझे सर ये बता दीजिए कि अब क्या होने जा रहा है, कितने महीने बेरेबल हो सकते हैं इस बिजली जो कि आप लोगों को दी जा रही है? आई थिंक सो इट्स फ्यू मंथ्स लाइक हम इसी 2024 की बात कर लेंगे। मुझे खुदा की ज़ात से उम्मीद है कि इसकी सीरियसनेस का अंदाज़ा है कुछ लोगों को, एंड दे आर वर्किंग ऑन इट, एंड आई थिंक सो मैटर विल बी रिजॉल्व्ड। सर आपने कहा अभी अपने जवाब में कि माजी में भी 13 सेंट पे बिजली गई थी, 12-13 पे एक आध साल में ही पूरा सब बैठने लगा तो उसको रीबैक कैसे किया गया, किस तरह से उसको फिर रिबूस्ट किया गया? उस वक्त तो ये था कि इतनी कैपेसिटी पेमेंट नहीं थी ना जी। तो हुकूमत ने वज़ीर आज़म के 3 रुपए और इस तरह था जी। फिर इसी तरह जब आप देखें पिछली हुकूमत थी उसने भी सब्सिडी दे के इसको टैरिफ को रैशनलाइज किया, मगर अब मामला खरबों में पहुँच गया, अरबों से निकल के। पहले 200-300 बिलियन का ही होता था, ठीक है। अब 1 खरब 1.5 खरब की सब्सिडी कौन देगा?
और अब सब्सिडी एनर्जी कंज्यूम पे भी नहीं, खाली प्लांट को देनी है, भाई तुम बंद हो, बहुत अच्छा आपसे कॉन्ट्रैक्ट किया, ये लीजिए पैसे। अगर आईपीपीज को मुकम्मल तौर पर जो उनको पेमेंट जा रही है अगर वो बंद हो जाता तो फिर रिलीफ मिल सकता है? आप कहते हाँ भाई, तो आज तो 18 रुपये की बिजली होगी। अच्छा, 16 रुपये की, हाफ से ज़्यादा है। अच्छा। इसमें 70% ऑफ द कॉस्ट जो है वो हमारी जो है वो कैपेसिटी पेमेंट है, और 70 में से 30% ऐसा है जो यूटिलाइज कैपेसिटी पेमेंट है। 40 तो ज़्यादा। हल यही है सर आईपीपीज बंद करना? देखिए आईपीपीज में भी बहुत सारा है, कुछ चीज़ें तो हमें ज़रूरत भी है जी। और कुछ आईपीपीज ऐसे हैं जो आगे एक्सपेंशन में भी, इसमें दो है, एक तो कैपेसिटी है, दूसरे उनकी प्राइस है। ठीक है। अब जैसे हम देखें कि हमारा एक अभी हाइडल पावर चालू हो रहा है जो अब मेरे ख्याल में 1-2 महीने में कैपेसिटी पेमेंट पे आ जाएगा, वो हमारे यहाँ 8 सेंट का लगा है। सिमिलर प्लांट इंडिया में 3.8 सेंट का लगा है। तो आप बताएं कि वो अब 30 साल तक क्या हम इंडिया से डबल देते रहेंगे? तो क्या इंडस्ट्रीज़ के लिए जो काम कर रही हैं, मुल्क की मईशत के लिए अपना किरदार अदा कर रही हैं, कितने सेंट बिजली हुकूमत से आप रेकमेंड करते हैं और मुतालबा करते हैं कि ये दिया जाए? देखिए हम तो ये कहते हैं कि जब इंडियन हुकूमत ने 6 सेंट में अगर ली हुई है, वियतनाम 7 सेंट में बिजली बना रहा है, तो हम 7.1 भी क्यों दें? हमें तो वॉलमार्ट या बाहर के जो बायर्स हैं वो तो 1 पैसा नहीं देते, वो तो कहते हैं कंपटीशन करो भैया, जितने उनके रेट हैं उतने मैच करो, नहीं तो नहीं। तो हमारे पास ऐसी कौन सी चीज़ है जो कंपनसेट कर दे हमारी महंगी बिजली को? जी। तो हमारे पास अनफॉर्चुनेटली रॉ मटेरियल हम इंपोर्ट करते हैं। ठीक है। अब तो कमी हो गई क्रॉप। जी। और उसके बाद महंगी बिजली, फिर आप देखें कि पोर्ट के ऊपर सिंध गवर्नमेंट 2.25% इंफ्रास्ट्रक्चर 1.85% ऑन ऑल इम्पोर्ट ले रही है, और इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत आपके सामने है। उसका कोई रिफंड भी नहीं मिलता, कोई एक्सपोर्ट पे रिबेट नहीं है उसका। हालांकि जब वो ले रहे हैं तो उनको कम अज़ कम एक्सपोर्ट पे वापस करना चाहिए। ये तो बहुत शुक्रिया आसिफ इनाम साहब हमारे साथ मौजूद थे, जो कि बहुत तफसीली और बहुत इम्पोर्टेंट गुफ्तगू की उन्होंने कहा कि हुकूमत की पॉलिसीज़ अब नज़र हैं तो, मगर वो इम्प्लीमेंट और सीरियस जो होती है कि एटीट्यूड एक मिनिस्ट्री की या तमाम तर उस लॉन्ग फैक्टर की, वो नज़र नहीं आती। मगर साथ ही साथ सवाल ये होता है कि हुकूमत जब एक इंडस्ट्री या एक इंडस्ट्री के जो मालिक हैं वो और आम आदमी जब कैलकुलेशन तमाम तर कर सकता है, तो हुकूमत में बैठे उन मिनिस्टर्स को ये बात समझ क्यों नहीं आती? अब ये बात मिलियंस नहीं बिलियंस में पहुंच चुकी है। अब कैसे रिलीफ दिया जाएगा? क्योंकि आसिफ इनाम साहब ने फरमाया भी कि 2013 में जब बिजली, इससे पहले जो बिजली माजी में महंगी हुई थी, फिर उसको रिलीफ दिया गया, सेक्टर को रिलीफ दिया गया ताकि इस मुल्क का पहिया चल सके, क्योंकि बरामदात एक वाहिद सेक्टर है जो कि मुल्क की मईशत के लिए एक रील की हड्डी समझा जाता है। मगर अब वो तमाम तर मामला कैसे हों जब जो आपकी जो अमाउंट है वो मिलियंस की जगह बिलियंस में पहुंच गई। अब बहुत वक्त जो है वो टफ नज़र आ रहा है, अलार्मिंग सिचुएशन नज़र आ रही है। अब इसको किस तरह से हुकूमत लेती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आज के प्रोग्राम से इतना ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।